नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज का टॉपिक है पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह कानून का दुरुपयोग ना हो, एससी। आज का यह टॉपिक जीएस पेपर 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। खबर क्या है, क्या था मामला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसके अंतर्गत केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामला 1962, आईपीसी की धारा 124 ए राजद्रोह क्या कहती है, निष्कर्ष और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि खबर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून को वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के शिमला में दर्ज देशद्रोह के मामले को खारिज कर दिया और एफआईआर को रद्द कर दिया। विनोद दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में एक यूट्यूब शो को लेकर मामला दर्ज कराया गया था। अब जान लेते हैं कि मामला क्या था। पिछले साल यूट्यूब पर प्रसारित एक टॉक शो की सामग्री को लेकर पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ देशद्रोह, सार्वजनिक अव्यवस्था और अन्य अपराधों के लिए एक स्थानीय भाजपा नेता अजय श्याम द्वारा हिमाचल प्रदेश पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। दुआ पर देशद्रोह, राजद्रोह सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाया गया था और भाजपा नेता ने दावा किया था कि 30 मार्च 2020 को अपने एक यूट्यूब शो में दुआ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट हासिल करने के लिए मौतों और आतंकवादी हमलों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। अब जान लेते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था। अपने फैसले में शीर्ष अदालत की बेंच ने कहा कि शो की सामग्री के अंग्रेजी अनुवाद का अध्ययन करने से ऐसे किसी भी आरोप का प्रमाण नहीं मिलता है जैसा कि पत्रकार पर लगाया गया है। इसके अलावा पीठ ने कहा कि शो में भारत की तरफ से की गई बालाकोट एयर स्ट्राइक और पठानकोट और पुलवामा पर हमलों को वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल की बात कही गई थी, किंतु प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया था, जैसा कि एफआईआर में कहा गया है। कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि एक नागरिक को सरकार और उसके पदाधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों या उपायों की आलोचना या टिप्पणी करने का अधिकार है, जब तक कि वह लोगों को कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाता नहीं है। कोर्ट ने कोविड और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर टिप्पणी के मामले में कहा कि एक पत्रकार होने के नाते उन्होंने अपने अधिकार में रहते हुए चिंता के मुद्दों को उठाया ताकि मौजूदा समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सके। यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता कोई झूठी सूचना या अफवाहें फैला रहा था। अदालत ने कहा कि प्रत्येक पत्रकार केदारनाथ सिंह फैसले के तहत सुरक्षा का हकदार है। यह पहली बार है जब शीर्ष अदालत ने केदारनाथ सिंह फैसले को पत्रकारों को देशद्रोह कानून के दुरुपयोग से बचाने के लिए स्पष्ट रूप से जोड़ा है। न्यायमूर्ति यू ललित और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने कहा कि हर पत्रकार केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 1962 के फैसले के तहत निर्दिष्ट सुरक्षा का हकदार है, जिसमें आईपीसी की धारा 124 ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया गया था कि इसका संचालन केवल ऐसी गतिविधियों तक सीमित होना चाहिए जिसमें हिंसा को उकसाना या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने या सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी पैदा करने की मंशा या प्रवृत्ति शामिल हो। पीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 124 ए देशद्रोह और 505 सार्वजनिक अव्यवस्था के तहत प्रत्येक अभियोजन को उक्त धाराओं के दायरे के अनुरूप होना चाहिए। इस संदर्भ में जान लेते हैं केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामला 1962 क्या है। 1962 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस मामले में राजद्रोह कानून की वैधता को बरकरार रखा था, किंतु कहा था कि सरकार की आलोचना या प्रशासन पर टिप्पणी राजद्रोह नहीं है। राजद्रोह तभी है जब किसी बयान में हिंसा फैलाने की मंशा हो या फिर हिंसा बढ़ाने के तत्व मौजूद हो। इस ऐतिहासिक फैसले ने पटना उच्च न्यायालय के एक फैसले को पलट दिया, जिसमें 26 मई 1953 को बिहार के बरौनी गांव में एक सभा में पुलिस और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयान देने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता केदारनाथ सिंह की सजा को बरकरार रखा गया था। अब जान लेते हैं कि आईपीसी की धारा 124 ए राजद्रोह क्या कहती है। भारत में राजद्रोह एक संज्ञेय अपराध है।
और यह भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 की धारा 124A में परिभाषित किया गया है। इसके तहत जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण यानी विजुअल रिप्रेजेंटेशन द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा या अप्रीति प्रदीप्त यानी एक्साइटिंग डिसअफेक्शन करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, उसे आजीवन कारावास या अधिकतम 3 वर्ष की कैद और जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। इस धारा के अंतर्गत 3 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। स्पष्टीकरण 1 अप्रीति यानी डिसअफेक्शन पद के अंतर्गत वफादारी की कमी और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं। स्पष्टीकरण 2 में घृणा, अवमानना या अप्रीति को प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध नहीं है। स्पष्टीकरण 3 में घृणा, अवमानना या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध गठित नहीं करती। ऐसे में जान लेते हैं कि निष्कर्ष क्या है। राजद्रोह के इस कानून के पक्ष में बुद्धिजीवियों के एक वर्ग का मानना है कि आईपीसी की धारा 124A सरकार को राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों का मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है, जबकि इसकी आलोचना करने वाले विचारक मानते हैं कि कानून अनिवार्य रूप से सरकार के लिए अलोकप्रिय स्वतंत्र भाषण और स्वतंत्र विचार को दबाने का एक उपकरण है। हालांकि जैसा कि शीर्ष अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि एक नागरिक को सरकार और उसके पदाधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों या उपायों की आलोचना या टिप्पणी करने का अधिकार है, जब तक कि वह लोगों को कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाता नहीं है, यानी कि सरकार के कार्यों का समाज पर पड़ने वाले उनके प्रभावों का मूल्यांकन करते हुए उस पर चिंता जताना या विचार जाहिर करना जिसमें हिंसा को उकसाना या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने या सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी पैदा करने की मंशा या प्रवृत्ति शामिल ना हो, राजद्रोह नहीं होगा। अंत में गांधी जी के शब्दों में कानून के जरिए तंत्र के प्रति समर्पण पैदा नहीं किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को तंत्र या सरकार के प्रति असंतोष है तो उस व्यक्ति को असंतोष व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, जब तक कि वह हिंसा का कारण ना बने। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजद्रोह से जुड़े हालिया निर्णय पर प्रकाश डालिए। साथ ही 1962 के केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्यवाद की चर्चा करते हुए भारत के राजद्रोह कानून की व्याख्या कीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।